सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं सुबोध सिंह शिवगीत सर के पास आज आया हूं कि अब परसों मात्र 20 तारीख को चुनाव है। 5वें चरण का चुनाव अपने हजारीबाग, कोडरमा, चतरा तीनों जगह है। सर ये चुनाव जैसे 4 चरण के हम लोगों ने देखे, दिनों दिन जनता का रुझान वोट से क्यों घटते जा रहा है। अगर जनता जुड़ेगी नहीं, वोट देगी नहीं, तो इस प्रजातंत्र का तो दिनों दिन बुरा हाल होगा। अब मानिए 50%, 50%, 55% लोग वोट देते हैं और 40% लोग जो वोट नहीं देते हैं। ये जो बीमारी बढ़ते जा रही है, हमको लगता है टीएन शेषन साहब जब आए थे तो उसके पहले चुनाव आयोग को हम लोग बहुत करीब से जानते भी नहीं थे। तो एक चुनाव आयुक्त आ गया मजबूत, तो देश में बता दिया कि चुनाव आयोग क्या होता है। तो सर हमको लगता है चुनाव आयोग को भी इसमें कुछ गौर करना होगा कि 50, 55 और 60% लोग मतदान कर रहे हैं, 40% लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र तो दिनों दिन गिरता चला जाएगा। 10-5% लोग जो है प्रभावित कर देंगे चुनाव को। तो सर इस चुनाव प्रक्रिया में जो जनता का प्रतिशत घटते जा रहा है, हमको लगता है सर जन जागरूकता के लिए आज हम लोग को ये बात रखनी चाहिए। और सर आप अनुभवी आदमी हैं, ये चुनाव का घटता हुआ प्रतिशत अपने देश के प्रजातंत्र को किधर ले जाएगा, सर से हम जानना चाहेंगे आज। देखिए सुबोध जी, प्रजातंत्र के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है, मतदान प्रक्रिया का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है, वो चुनाव आयोग का है। क्योंकि चुनाव आयोग का गठन ही हुआ है प्रजातंत्र को मतदान के आधार पर संचालित करना। तो आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में 50% एंड एबव का सिद्धांत है कि वो मेजॉरिटी माना जाता है। जी जी। लेकिन हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में मेजॉरिटी नाम का चीज ही नहीं है। इसका कारण इससे क्या इससे निकलता है, क्या इसका दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम है कि 50% से अधिक तभी कोई प्रत्याशी मत प्राप्त कर सकता है जिसका पहली मांग है कि चुनाव का प्रतिशत बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। होना ही चाहिए सर। अब सारी सुविधा साथ साथ सुख लेंगे 100% लोग और वोट देने जाएंगे 50% लोग, तो 50% लोग इसका मतलब भारत के नागरिक नहीं है। देखिए, नागरिकता के साथ मतदान का अधिकार जुड़ा हुआ है। जोड़ना चाहिए सर। जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में दूसरे देश के भी लोग रहते हैं, आए हैं, यहां किसी काम से आते हैं या और वर्षों वर्षों से भी रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। वो इसलिए यह डिफरेंशिएट होता है कि भारतवर्ष का नागरिक कौन है। तो भारतवर्ष के नागरिक होने के लिए जरूरी है कि उसके पास मतदान का अधिकार होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो रेयर होता है। लेकिन जो गैर नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है। सर इसमें चुनाव आयोग को सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि हम देश की सारी सुविधा लेंगे, हमारा अधिकार तो देश पर बनता है, मगर मताधिकार के दिन हमारा क्या कर्तव्य नहीं बनता है कि 100% लोग वोट दें। देखिए, और इसमें सर चूंकि चुनाव आयोग के समय पूरी शक्ति चली जाती है 6 महीने, ये 5-6 महीने में चुनाव आयोग अगर ऐसा नियम बनाए, क्योंकि अभी सारा प्रजातंत्र की सारी शक्ति चुनाव आयोग के पास है, अब जैसा हम लोग को पढ़ाए हैं, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग का दायित्व नहीं होना चाहिए कि 100% मतदान की दिशा में प्रयास करे। और अन्यथा पनिशमेंट तो भारत में होना चाहिए सर। जब तक पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा तो ये लोग छुट्टी का घोटाला कर जाएंगे, समझेंगे कि 20 तारीख को चुनाव है, चलो पिकनिक मना लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, बंबई में चुनाव का प्रतिशत सबसे कम है, इसलिए सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे इंटेलेक्चुअल हैं। तो ये तो सर दिनों दिन एक बड़ी समस्या हो जाएगी। 30%, 40% लोग चुन देंगे प्रतिनिधि को और 60% लोग घर में बैठ के सिर्फ गाली देते रहेंगे।
तो ऐसे कैसे चलेगा प्रजातंत्र? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी है। पहले चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो भारतवर्ष का है, उसके पास बहुत सीमित शक्तियां दी गई है, लेकिन इन्हीं सीमित शक्तियों को प्रयोग टीएन शेषन ने करके बता दिया था। अब जानते हैं, बिहार की जो बदतर स्थिति थी चुनाव के बारे में, उस समय जो कानून और व्यवस्था थी बिहार की, चाहे उग्रवाद की हो या सामाजिक हिंसा की हो, अकेला टीएन शेषन उस समय एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। अकेला टीएन शेषन ने बता दिया कि चुनाव आयोग क्या, किस चिड़िया का नाम है, उसके पास कितनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी हिंसक तत्व को वो कुचल कर रख सकती है। सर, ये तो एक समय आया कि बड़े बड़े जो सत्ताधीश बने हुए थे वो सब उतर गए, मगर आज की तारीख में अब हजारीबाग में ही चुनाव है, 50 से 60% लोग मान लीजिए मतदान करेंगे, तो ये 60% मतदान में जिसको 20% आ जाएगा वो जीत जाएगा। देखिए, और 40% लोग घरे बैठे रह ऐसा जाएंगे। है कि जो अभी का चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, उसमें वीटो पावर प्राप्त है कुछ जनता को। कैसे वीटो पावर प्राप्त है, इसको आप समझ लीजिए। जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किसी जाति विशेष का 10 या 20% अगर उसकी हिस्सेदारी है, तो वह कहता है कि चुनाव हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम 20% लोग जाति के नाम पर संगठित हैं और जाति के नाम पर हम वोट करेंगे। और जब 40% मतदान होगा तो 20% वाला हमेशा जीतेगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर। ये वीटो पावर आपने दे दिया है उनको। इसीलिए देखिएगा सर, नहीं, ये समझिए, इस चीज को और समझ लीजिए कि ये वीटो पावर चुनाव आयोग के स्लैकनेस के कारण ये है। क्यों? चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 100% कराना पड़ेगा। चुनाव आयोग इसके लिए प्रस्ताव दे कि कंपलसरी जो है वोटिंग होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाए, संसद के पास चुनाव आयोग अपना प्रस्ताव भेजे और किन किन तरीकों से हम 100% मतदान कर सकते हैं, इसको भी वो सुझाव देकर भेजे, तो ये चुनाव 100% हो सकता है। नहीं सर, अगर 7% जो नहीं करते हैं तो जब तक पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा सर, आप देखिएगा, आदमी तो कहा जाता है कि जानवर से विकसित हुआ है। जब कानून बन जाएगा 7%, भय होना चाहिए। नहीं, तब कानून जब बनेगा तो उसके साथ साथ उसमें सजा भी तो लिखा रहेगा कि अगर आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो कौन सी सजा होगी। बहुत सारा प्रोविजन हो सकता है। आपकी सुविधाएं कम कर दी जाएंगी, सुविधाएं क्या, आपको हम सिटीजन राइट्स खत्म कर देंगे। आप सिटीजन इसीलिए हैं, आप सिटीजन हैं तब आपको वोटिंग राइट दिया गया है, और जब आप सिटीजन हैं तो आपको वोट देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो आप सिटीजन नहीं हैं, ये घोषित करना पड़ेगा। या बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको सरकार बंद कर सकती है कि हम आपको ये सुविधा नहीं देंगे। करना पड़ेगा सर, तभी 100% चुनाव में लोग भागीदारी लेंगे। वरना हम तो देखते हैं सर, उसी चुनाव के दिन को लोग पिकनिक मनाने का उचित दिन समझते हैं। कोई ससुराल जाता है, कोई नैहर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सुबोध जी? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जानता है कि हमारा मत से कुछ भी निर्णय होने वाला नहीं है, इसलिए कि जो 10 या 20% लोग मतदान करने जाते हैं वही सरकार बना लेते हैं। जब 100% का हो जाएगा, जब कंपलसरी हो जाएगा, तो 80% भी तो जाएगा वोट देने, तब 20% का वीटो समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो जातिवाद वाली अभी राजनीति चल रही है, एक सेकंड सर, कि 10% फलना जाति के लोग हैं तो उसको टिकट दे दिया। अब जब 100% लोग वोट देंगे तो 10% वाला तो कमजोर हो जाएगा। आज देखिए कि सारी पार्टियां टिकट बांटने से पहले देखती हैं कि उस पार्टी को, उस जाति के उम्मीदवार को हम खड़ा करेंगे तो हमको ये 20% वोट कंपलसरी मिल जाएगा। तो उसके जवाब में वो कहता है कि हम ये 18% वाला खड़ा करते हैं और 4% जोड़ देंगे तो 22% हो जाएगा। तो ये जातिवाद की राजनीति हमको लगता है तभी समाप्त होगी जब चुनाव आयोग ये 100% वोटिंग कराएगा। और वरना ये सारी पार्टियां देखिएगा कि एक
दल उम्मीदवार घोषित कर दिया तो दूसरे तीसरे दल इंतजार में है कि वो किस पार्टी जाति का उम्मीदवार देता है, तो हम उसका जवाब में ये देंगे। तो ये जो जाति प्रथा का विकास हो रहा है, कहीं न कहीं 100% वोटिंग नहीं करने वालों को जब सजा का प्रावधान होगा तभी अभी ये जाति पाति आपने रुकेगी। ऐसी बात छेड़ दी है जिसको हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती है और आप भी नहीं जानते हैं कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उस समय बहुत ज्यादा बंगलिंग होती है। बंगलिंग क्या होती है? जो व्यक्ति पैरवी करके अपने जातियों का एक समूह अधिक वोटर एक कंस्टिट्यूएंसी में कर लेता है, इसको अमेरिका में कहते हैं जेरी मैंडरिंग। तो मेकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेरी मैंडरिंग ये इटसेल्फ पॉलिटिकल करप्शन है, ये जातिवाद को बढ़ाता है। तो हमको जातिवाद को तोड़ने के लिए उस जेरी मैंडरिंग के प्रिंसिपल को भी हमको ध्यान में रखना होगा और जातिवाद के आधार पर हमको जो है ये उसको वर्चस्व उस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं मिले, इसलिए हम किसी जाति का वर्चस्व नहीं मिले इसलिए हम उसको बिखरा करके कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे तो भी इस समस्या का निराकरण हो सकता है। और इसका मतलब सर, पहले तो चला राजनीति में चला कास्ट, फिर चला कैश, फिर चला क्राइम। तो कास्ट, कैश और क्राइम 3 सी तो चल रहे हैं इसलिए कि 100% वोटिंग नहीं होती। कैरेक्टर का चयन तभी होगा जब 100%। एक बात और आप इसमें छोड़ दिए जो आप लोग नहीं जानते हैं, एक है हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। जी जी। तो आज के समय में सबसे ताकतवर इंटरेस्ट ग्रुप कौन है? बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, उनका इंटरेस्ट ग्रुप है, ये हित समूह इसको बोलते हैं। जी जी। वो अपने हित के लिए वो चुनाव के समय में वो हमसे और आपसे ज्यादा उनके पास सट्टेबाजी के आधार पर उनको पता रहता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, वो उसी आधार पर धन लगाते हैं। ये गलत लोग चिल्लाते हैं कि अमुक पार्टी को आज धन ज्यादा मिल गया, अमुक पार्टी को आज धन ज्यादा मिल गया। ये इसलिए होता है कि वो एक प्रकार का व्यापार करते हैं, जौन सी पार्टी जीतने वाली होती है उसको पूंजी लगाते हैं और जौन सी पार्टी हारने वाली होती है उसको भी मुंह बंद रखे उसको भी चंदा दिया जाता है। अब सर एक और उदाहरण देते हैं सर जरा सा, कि देखिएगा कि अब जो राजनीतिक पार्टियां थी, पहले प्रखंड पंचायत का चुनाव होता था, तो पंचायत से प्रखंड का चुनाव होता था, फिर प्रखंड जिला चुनता था, जिला राज्य चुनता था, राज्य देश चुनता था। आज देखिएगा कि चूंकि 100% वोटिंग की बात है नहीं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में चुना गया, उसी के बीच से राज्य का अध्यक्ष चुना गया, राज्य का अध्यक्ष घर बैठे रांची में बैठे बैठे हजारीबाग का जिला अध्यक्ष चुन दिया, चाहे हर पार्टी का, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, हर जगह देखिएगा। और वही जो है जो जिला अध्यक्ष हो गया वो प्रखंड चुन दिया, प्रखंड घर बैठे पंचायत चुन दिया। तो ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पहले थी कि नीचे चुनाव होता था, उससे ऊपर चुनाव होता था, अब क्या हुआ कि करप्शन ऊपर से आ रहा है। जब सब जमाना था लालटेन का तो दिया का, तो दिया के नीचे अंधेरा था। आज आ गया है जमाना सीएफएल का, तो आप गौर करिए सीएफएल के ऊपर अंधेरा है। तो ये ऊपर का अंधेरा ही आज पूरे देश में फैल रहा है। और प्रजातांत्रिक, एक मिनट सर, इस चुनाव को जो हर पार्टियों में होता था, इसको करवाने की जवाबदेही भी तो चुनाव आयोग की। देखिए आप सुबोध जी, 2 तरह की बात है इसमें, आप इसको भी समझिए। डेमोक्रेसी को कहा गया है, प्रजातंत्र जहां है, कि प्रजातंत्र का गवर्नेंस जो होगा, प्रजातंत्र का संचालन जो होगा, उसके लिए सिद्धांत आधारित राजनीतिक पार्टियां होगी और उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग करेगी और चुनाव आयोग उसके संविधान को देखकर उसका रजिस्ट्रेशन करेगी एवं ईयरली और 2 साल पर वो देखेगी कि आंतरिक रूप में इस पार्टी में चुनाव होता है कि नहीं होता है। अब ये एकदम बंद है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि आज जो है ये काम कांग्रेस ने पहले ब्रेक कर दिया कि नॉमिनेटेड, ऑल पोस्ट आर नॉमिनेटेड, और चुनाव आयोग कुछ करता नहीं। सुनिए, ये बात आप सुनिए कि चुनाव आयोग अपने ड्यूटी से पीछे हट रही है।
उसमें चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि जिन पार्टियों का विधिवत चुनाव नीचे से ऊपर तक नहीं होगा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है सर। चुनाव आयोग इस काम को कर सकता है, नहीं कर रही है। चलिए सर, अब हजारीबाग में चुनाव है, हम अपने मतदाताओं को, चाहे झारखंड में जहां जहां भी चुनाव, देश में, अपने मतदाताओं को और खास करके महिला मतदाताओं को हम कैसे जागरूक करें कि ताकि अधिक से अधिक मतदान हो। क्योंकि अब तो सारी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ता को बूथ मैनेजमेंट में लगी हैं, तो बूथ मैनेजमेंट में भी सही हमारे कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य है जिससे हमारा परसेंटेज बढ़े। अब चुनाव आयोग तो नहीं करेगा, आज तो बूथ मैनेजमेंट वाले करेंगे। उनके लिए सर आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे हम वोट का प्रतिशत अपने अपने बूथ पर बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, चुनाव आयोग यहां भी खाना पूर्ति कर रही है। अभी जो है ये पर्ची, मतदान पर्ची बांटने का काम सरकार ने अपने अंदर लिया था। आज मेरे घर में देखिए, जो ये है वोटर लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। हम परिवार के मुखिया हैं, हमको उठा करके दूसरे जगह फेंक दिया और हमारे परिवार को, सदस्य को दूसरे जगह फेंक दिया है। और सुनिए, ये पर्ची हमको मिला लेकिन हमारे किसी परिवार के सदस्य को नहीं मिला। तो ये खाना पूर्ति है या नहीं है? ये कमियों को सुधारना होगा। हमारे साढ़ू अभी दिल्ली से आए हैं, मतदान करने के लिए गए हुए थे 1 महीना पहले, दिल्ली आए हैं। वो खोज रहे हैं कि हमारा मतदान पर्ची कहाँ है, हमारा मतदान केंद्र मेरा कौन सा है। कोई बताने वाला नहीं है। राजनीतिक दल ने भी उस काम को बंद कर दिया है कि घर घर पर्ची पहुंचावे। ये सरकार के भरोसे थे और सरकार इस काम को नहीं कर पाई है। अब ये बताइए कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको क्या करना चाहिए जिससे कि 20 तारीख का मतदान राजनीतिक कार्यकर्ता को मैं बताना चाहता हूं, खास करके जाति विहीन कार्यकर्ता को लिए मेरा सुझाव है, जिस जाति का कैंडिडेट है वो जातियां आपसे ज्यादा सजग है मतदान करने के लिए। आप ये समझ लीजिए, आप मतदान अध्ययन करवाए सरकार या कोई ऐसी एजेंसीज हो जो मतदान अध्ययन करे, चुनाव के बाद आपको पता चलेगा कि जिस जाति का कैंडिडेट था उसका मतदान प्रतिशत अधिक हुआ है, लेकिन जिस जाति का कैंडिडेट नहीं था उसका मतदान प्रतिशत आपको जो है 1 या 2 या 5% मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं को निकालना होगा ऐसे लोगों को। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता को एडुकेट करना होगा कि आपके कारण डेमोक्रेसी जो है खतरे में पड़ रही, आपके कारण जात पात बढ़ रहा है, आपके कारण पैसा का प्रभाव बढ़ रहा है, मतदान करने नहीं जा रहे हैं। तो अब हमारा आपका कर्तव्य है सर, चूंकि बातें बड़ी लंबी हो गई हैं, तो हम और आप भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और खास करके पहले महिलाओं को भेजें कि सारी महिलाएं मतदान करने के लिए जाएं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो जाए और हम तो लाइन में लगे तो तब तक लगे रहें जब तक वोट न दे दें। और जब अपना मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो सही प्रत्याशी जीतेगा। मैं कहता हूं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मेरा बूथ संख्या 308 है हजारीबाग विधानसभा का, 307 है मेरे परिवार वालों का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उस दिन मतदान का मैं अध्ययन करूंगा चुनाव के बाद जी, हु वोटेड, किसने मतदान किया बड़ी संख्या में, वो क्यों सजग थे, इसलिए कि जाति का उम्मीदवार नहीं, जाति नहीं, धर्म भी। ये भी बात आपको मैं साबित कर दूंगा कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो मतदान करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वो कमजोर है मतदान करने में। लेकिन दूसरे के जो धार्मिक आधार पर वोट कर रहे हैं उनका प्रतिशत आप मिला लीजिए और देखिए कि वो क्या मतदान कर रहे हैं। चलिए सर, तो हम लोग को चाहिए कि अब अपने 20 तारीख वाले मतदान को अधिकतम कर सकें। हमारी भी प्रार्थना, आप भी प्रार्थना कीजिए लोगों से, हम भी अपना कर्तव्य करेंगे और आप भी करिए। मैं तो एक शिक्षक भी हूं, आप भी एक शिक्षक हैं, परिवार के मुखिया भी हैं। हमारा तो यह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट होगा
कि लोग प्रजातंत्र को हिंदुस्तान में कमजोर करते चले जा रहे हैं। इसको बंद करें। हिंदुस्तान में अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना है, अगर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर करना है, हिंदुस्तान में अच्छे प्रतिनिधि को चुनना है, तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। अगर शासन में भागीदारी भी अगर आप चाहते हैं तो भी आपको जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और हमारी एक अंतिम भावना है सर, इसको आप निष्कर्ष मानिए कि जनता जो है वो कौरव या पांडव जो पक्ष में जाए, कौरव की संख्या 100 है, पांडव की संख्या 5 है, और जनता जो है इस युग में जनार्दन है, कृष्ण है, उसकी गिनती है करोड़ में। तो करोड़ रूपी जनता जो कृष्ण के रूप में है, अगर कौरव के साथ जाएगा तो 1 करोड़ 100 होगा, और पांडव के साथ जाएगा तो 1 करोड़ 5 होगा। जीतेगा वही जो जनता जिधर खड़ी होगी, भगवान जिधर खड़ा होगा, कृष्ण जिधर खड़े होंगे। तो यहाँ जनता को अपने जनार्दन होने का पावर दिखाना आपको पड़ेगा। फिर बताता हूं, यहां एक ऑर्गेनाइजर का महत्व होता है। डेमोक्रेसी में जो राजनीतिक दल है वो एक ऑर्गेनाइजर है, और ऑर्गेनाइजर अगर गड़बड़ है तो कभी मतदान ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो सर, ये हम लोग नहीं, सुन लीजिए, आएंगे। ये एक बात समझ लीजिए, अगर राजनीतिक दल के ऑर्गेनाइजर अगर मजबूत हैं, वो अगर इस बात को समझते हैं, तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हमको उम्मीद है सर इस साल हजारीबाग में, कोडरमा में, चतरा में या 20 तारीख को जो पंचम चरण है, देखिएगा मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हम अपनी शुभकामना रखते हैं, इसलिए कि जनता अपनी शक्ति को पहचानेगी और 100% मतदान की दिशा में कदम बढ़ाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। अंतिम बात मैं इस वीडियो में कह देना चाहता हूं, 20 तारीख के बाद हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव 100% मतदान हो, इसके लिए आपके हम YouTube के माध्यम से हम एक आंदोलन छेड़ेंगे, और हम ये नाकोदम कर देंगे चुनाव आयोग और इन लोगों को कि कानून में सुधार करें, जिससे मतदान, राजनीतिक दलों में भी सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए सर, मगर एक शुभकामना के साथ बंद करें कि इस बार हमारा जो 5वां चरण है उसका मतदान बढ़ चढ़ के होगा। सारे कार्यकर्ता इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।